Hi, myself Rahul Srivastav signing in for today's video. In today's video, we are going to learn and discuss something very important on due diligence related to credit. Now, the discussion that we are going to do would be in general for credit portfolio. And today, once again, we have our expert, Mr. Ghanekar sir with us, who is going to appreciate us with this subject. So welcome, sir. Yes, good morning, Rahulji. Good morning. Good morning. We'll straight away start the video, shall we? Yes. Okay. So, yes, friends, today we will be discussing on due diligence. So, first we will ask what is due diligence. What is mean by due diligence? क्योंकि ये वर्ड हमेशा सब जगह सुनने में आता है, ड्यू डिलिजेंस किया है नहीं किया है, ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए. तो व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? तो एक्चुअली क्या है कि ड्यू डिलिजेंस ये वर्ड बहुत कुछ उसमें ये है, इंक्लूडेड है, बहुत कुछ इंक्लूडेड है. व्हाट एवर एक्टिविटीज वी डू, बहुत सारे एक्टिविटीज ड्यू डिलिजेंस में इंक्लूडेड होते हैं. लेकिन हम उसमें से जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उसमें मेन क्या है कि द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय अ बैंकर in the bank's interest before sanctioning any credit facility. That is in the bank's interest, and also along with that it is in the interest of our own self to safeguard our bank's interest and to safeguard our own interest in case of any future losses to the bank, and in case of any future accountability for the officer or the manager whoever is working. So this is called as due diligence. Then second is what is the direct relation, whether it has direct relationship with staff accountability. Yes, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि मेनली स्टाफ अकाउंटेबिलिटी क्यों आती है, अगर एनपीए हो गया या फ्रॉड हो गया तो ये ड्यू डिलिजेंस में हम अगर पकड़े जाते हैं कि जो चीजें कंपलसरी करनी चाहिए बिफोर सैंक्शनिंग और सम चीजें आफ्टर सैंक्शनिंग वो नहीं किया है तो हमें स्टाफ अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है. लेकिन ये सारी चीजें अगर ड्यू डिलिजेंस हमने प्रॉपर किया है तो इवन इफ द अकाउंट गोज बैड और इवन फ्रॉड भी होता है तो भी हम उसमें से छूट सकते हैं. इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यू डिलिजेंस. देन ड्यू डिलिजेंस में भी ये है कि हम छूट जाएंगे फॉर दैट पर्पस देयर शुड बी अ रिकॉर्डिंग ऑफ ड्यू डिलिजेंस. मींस हम जो कुछ ड्यू डिलिजेंस करेंगे उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करना चाहिए हमें कि हमने ये किया है, ये प्रूव कर सके हम बाद में जब टाइम आएगा. मींस अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है तो हमें वी शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रूव दैट वी हैव रिकॉर्डेड द ड्यू डिलिजेंस. फॉर एग्जांपल, एक हाउसिंग लोन हमने समझो सैंक्शन किया है तो हाउसिंग लोन में हम ही कंडीशन डालते हैं कि उसके स्टेज वाइज हमने जब डिसबर्समेंट करेंगे तो वी विल विजिट. तो हम जी समझो 5-6 स्टेजेस में हमने डिसबर्समेंट करना है तो एटलीस्ट 2 बार या 3 बार तो हमारा विजिट होना चाहिए. प्री सैंक्शन पोस्ट सैंक्शन तो है, लेकिन ये स्टेज वाइज डिसबर्समेंट इन केस ऑफ हाउसिंग लोन और इन केस ऑफ एजुकेशन लोन 4 साल का कोर्स है तो कंडीशन ये रहता है कि वी शुड ऑब्टेन द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट. क्योंकि मोस्टली ये अब्रॉड के होते हैं तो एक बार वो स्टूडेंट अब्रॉड गया तो हमें दिखता भी नहीं है. तो हमें क्या, हमारे हाथ में ड्यू डिलिजेंस के लिए क्या है, वेदर इज एक्चुअली स्टडीइंग और नॉट, व्हाट इज डूइंग. तो इसके लिए हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना चाहिए. एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग B2G2 हम उसको डिसबर्समेंट करते हैं. तो B2G2 नॉर्मली हम लेके रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट वी शुड पुट डेट, क्योंकि अलॉन्ग विद फादर स्टूडेंट उसके फादर का भी यहाँ रहता है. तो फादर का तो एटलीस्ट समझो, स्टूडेंट तो बाहर रहता है लेकिन फादर का B2G2 पे साइन लेके और स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके वी कैन डिसबर्स द लोन. ठीक है, दैट इज द थिंग. देन नाउ वी विल गो. उसमें दो चीजें हैं. एक तो मेनली ड्यू डिलिजेंस इज विथ रिस्पेक्ट टू प्री सैंक्शन एक्टिविटी. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एक बार आपने एडवांस देने के बाद कुछ ड्यू डिलिजेंस रह गया तो फिर वो सीरियस बन जाएगा. तो मेनली इट इज ड्यू डिलिजेंस इज प्री डिसबर्समेंट. पोस्ट डिसबर्समेंट में हम उसको मॉनिटरिंग कहते हैं, लेकिन वी विल आल्सो कवर सम वेरी इंपॉर्टेंट post sanction due diligence also. So firstly, if when somebody comes for us for credit facility, पहले क्या है
हम उसको डिसाइड करते हैं कि हम उसका अभी एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट करेंगे उसका प्रपोजल, तो वी शुड टेक रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम द बोरोवर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जब भी बाद में डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटिनी होता है तो स्टार्ट होता है रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम द बोरोवर। रिक्वेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज अ मस्ट, क्योंकि उसमें वो डिफाइन करता है मुझे कितना लोन चाहिए, क्या चाहिए, व्हाट फॉर व्हाट पर्पज चाहिए, और फिर इट इज ड्यूली साइंड बाय द बोरोवर। तो ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर लोन एमएसएमई के लिए उसका फॉर्मेट रहता है या हाउसिंग के लिए सेपरेट फॉर्मेट है, और ये प्रॉपरली फिल्ड अप होना चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड इज पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री एंड बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर। तो ये पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री, बैंकिंग हिस्ट्री, इसमें सारा आता है। हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स लेते हैं, उसके बैंक के पासबुक या स्टेटमेंट्स वेरीफाई करते हैं। देन उसके जो हमारे यहाँ के जो अकाउंट्स है ये भी सारे वेरीफाई करते हैं हम। तो ये दिस इज सेकंड पार्ट की पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री। अभी समझो कोई 40 उम्र का बोरोवर हमारे आपके पास आता है, तो हम नॉर्मली अब समझो 25 साल का आया एंड ही इज अ स्टार्टअप, तो हम उसका पास्ट हिस्ट्री कुछ नहीं होगा, बैंकिंग हिस्ट्री भी नहीं होगा, क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होगा। और अभी अभी पास आउट हुआ है, ही डिसाइडेड टू स्टार्ट द बिजनेस, तो उसके लिए आपको पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री का बात नहीं होती है। उसमें हम ये करेंगे कि उसने कुछ ट्रेनिंग लिया है क्या, नहीं लिया है क्या, ये देखेंगे। लेकिन 40 ईयर्स का अगर कोई आता है तो हम उसको पूछेंगे कि आपने से आपका एजुकेशन कब कंप्लीट हुआ। समझो 25 ईयर में एजुकेशन कंप्लीट हुआ, तो फिर 25 टू 40 साल में आपने क्या किया है, कहाँ एक्सपीरियंस लिया है, कहाँ जॉब किया है, अगर कोई बिजनेस किया है तो उसके लिए लोन कहाँ से लिया है, प्रेजेंटली कहाँ बैंकिंग है, ये सारे करके उसका बैंकिंग हिस्ट्री हमें और उसका रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहिए कि हमने ये स्टेटमेंट लिए, सीआर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स लिए। दिस ऑल कम्स अंडर ड्यू डिलिजेंस कि ये आपका लेना जरूरी है। अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो बैंकिंग हिस्ट्री में हम उसका स्टेटमेंट चेक करके उसका चेक रिटर्न है क्या, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है क्या, अच्छी तरह से ट्रांजैक्शन, ये सारे हमें मिल सकती है इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट इज प्री सैंक्शन विजिट। प्री सैंक्शन विजिट में एज पर प्रेजेंट गाइडलाइंस अप टू 5 करोड़ ब्रांच 5 करोड़ के एडवांसेस के लिए ब्रांच मैनेजर या ऑफिसर विजिट करेंगे, एंड अबव 5 करोड़ इट शुड बी अ जॉइंट विजिट बाय सीपीसी एंड सीपीसी हेड अलोंग विथ ब्रांच मैनेजर और ब्रांच ऑफिशियल। राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस देन सर, मैं वो म्यूट हाँ कर रहा हूँ। हाँ, बीच में कुछ बात कर रहे थे ना आप। इसके बाद है सप्लायर ड्यू डिलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने देखा जितने बैंक में पर्टिकुलरली व्हीकल लोन में फ्रॉड हुए तो दीज हैव ऑकर्ड ड्यू टू ये जो सप्लायर का ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि बुकिंग करते हैं, कम से कम अमाउंट, समझो 25 लाख का गाड़ी खरीदना है तो 50,000 का अमाउंट देके बुकिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद कहीं तो बोगस अकाउंट सप्लायर के नाम से ओपन करते हैं एंड वो लोन्स आर गेटिंग डिसबर्स्ड। तो इसलिए सप्लायर के ड्यू डिलिजेंस में एक तो इंटरनेट से आप सप्लायर का नाम का सर्च करो, देन इफ इट इज विद इन द सिटी मींस पुणे जैसे सिटी में, यू कैन गो टू द सप्लायर एंड कंफर्म किया रहे ऐसा ऐसा बुकिंग हमारे पास आया है लोन के लिए। यू कैन कंफर्म बाय गोइंग टू द सप्लायर एंड देयर बाय यू कैन इवन वो विजिट जो है वो आपको इसमें काम आएगी कि अगर वो सही अच्छा है तो फिर यू कैन आस्क हिम टू गिव सम मोर प्रपोजल्स टू अस। तो बिजनेस डेवलपमेंट भी हो जाएगा और अपना ड्यू डिलिजेंस भी हो जाएगा। ये दोनों चीजें उसमें आती है, क्योंकि हम फोन पे अगर करते हैं तो फोन पे करना भी मीन्स अभी आजकल के डेट में हेवीली वर्कलोड हेवी रहता है तो फोन पे करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है जहाँ फ्रॉड हुए ऐसा देखा गया है कि वो फोन नंबर तो जो बोगस कोटेशन देगा वो अपना फोन नंबर उस पर डालेगा, फिर वही वही अब वो जवाब देगा अरे नहीं नहीं उसने बुकिंग किया है। तो ये फोन पे करना ठीक है, लेकिन फोन पे हर वक्त नहीं कर सकते। अगर फोन पे मोबाइल दिया है तो यू कैन सर्च फॉर लैंडलाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी वेंडर एंड यू कॉल ऑन द लैंडलाइन नंबर। ऐसा है वो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करना जरूरी है क्योंकि इसी में फ्रॉड बहुत सारे हुए हैं इसलिए। यस मतलब एटलीस्ट वी शुड एंश्योर दैट वी आर टॉकिंग टू टू डिफरेंट पर्सन्स। यस 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 यस, क्योंकि उसी में कोटेशन पे नाम आया है तो जो बोगस कोटेशन देगा वो अपना ही नंबर डालेगा। इसलिए हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे दूसरा कुछ नंबर है क्या देखेंगे, इट इज बेटर कि डायरेक्टली विजिट करो। अगर रिनाउंड है तो कुछ जनरली प्रॉब्लम नहीं आते, लेकिन रिनाउंड नहीं है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑडिटेड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल्स ऑफ सिस्टर कंसर्न्स मींस
नॉर्मली बड़े पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें 3-4 अगर सिस्टर कंसर्न है तो सेल्स की फिगर ज्यादा दिखती है, लेकिन मे बी इट इज ड्यू टू इंटरफर्म ट्रांजेक्शन्स में सिस्टर कंसर्न के ट्रांजेक्शन के थ्रू ही ये सेल बढ़ाया जाता है और इन्फ्लेटेड सेल्स फिगर दिखाई जा सकती है, इसलिए वो हमने इंटरफर्म ट्रांजेक्शन देखने चाहिए। देन जब हम बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें ऑडिटेड बैलेंस शीट में नोट्स ऑन अकाउंट्स रहता है, तो ये पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी खुद की जिम्मेदारी कम करने के लिए जो कुछ निगेटिव फैक्टर्स है वो सारे नोट्स ऑफ अकाउंट्स में डालता है। तो इसलिए नोट्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने के बाद वी शुड पुट इट इन आवर, जब हम सैंक्शन करेंगे नोट करेंगे तो उसमें डालना चाहिए कि वी हैव गॉन थ्रू द नोट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट, वी हैव नॉट फाउंड एनी एडवर्स थिंग इन दैट। तो दिस विल हेल्प यू टू सेव इन फ्यूचर। और एक तो है कि नोट्स ऑफ अकाउंट में अगर वही हमें समझ में आता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो वी कैन डिनाई द प्रपोजल एट दैट पॉइंट आल्सो। देन इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न्स, वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न्स इज आल्सो देयर। और ड्यू इसके लिए सीए जो सीए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, या फिर अभी आजकल सीए जो कुछ डॉक्यूमेंट देगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट भी देगा, उसमें सभी में यूडीआईएन नंबर आता है। तो यूडीआईएन नंबर के लिए बैंक ने UDIN.ICSI.org का जो साइट दिया है उस पे जाके हम जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वी कैन वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी बाय इवन कुछ हम की फिगर्स उसमें चेक भी कर सकते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। देन इम्पोर्टेंट है केवाईसी वेरिफिकेशन थ्रू वेरियस एजेंसीज, मींस अभी एस्ट्यूट का हमारे बैंक में किया है कि एस्ट्यूट के थ्रू वेरिफिकेशन होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कमर्शियल प्रपोजल के लिए अलग एजेंसीज अपॉइंट किए जाते हैं। एंड फिर हमारा जो हमने जैसे डिस्कस किया कि हमारा खुद का ये रहता है कि हम विजिट करते हैं, उसमें भी हम उसका ये करते हैं। दूसरी बात है कि हम जब कोई भी सिस्टम में अकाउंट ओपन करते हैं तो पैन नंबर चेक करने के लिए तो सिंपल है कि पैन नंबर करेक्ट है या नहीं, हम हमारे सिस्टम में जाके ही पैन नंबर डालेंगे और टैब मारेंगे तो उसका नाम आ जाता है। तो दिस इज अ सिंपल थिंग। दूसरी बात है यूएलसी में लास्ट टाइम हमने जैसे बोला था कि यूएलसी में भी आप जाके उसका नंबर या मोबाइल नंबर डाल के देख सकते हो कि और कोई उसके अकाउंट अदर बैंक अदर ब्रांचेस में है, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि दूसरे हमारे ही ब्रांचेस से लोन लिया है क्या उसने। ठीक है। देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बोरोवर्स, मींस अभी बहुत सारे बार ऐसे होता है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हमारे पास प्रपोजल आता है, क्योंकि बड़े बड़े समझो बड़े प्रपोजल पर्टिकुलरली जब इन लोगों को अपने अपने बिजनेस में बिजी रहते, टाइम नहीं रहते, तो उनको कोई और कोई ऐसे स्पेसिफिकली इस तरह के काम करने वाले भी इंटरमीडिएरीज रहते हैं, सीएज रहते हैं, या स्पेसिफिक जो प्रपोजल करके देने वाले होते हैं, तो उनके थ्रू प्रपोजल आते हैं। तो उस वक्त आप यू कैन एंटरटेन दोज प्रपोजल बट विथ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, मींस आपका इंटरेक्शन है, इंटरव्यू है, वो बरोबर के साथ होना चाहिए। सिर्फ ओनली इंटरमीडिएट के साथ बात करके यू कैन नॉट डिसाइड टेक द डिसीजन। तो इसके लिए आपका जब भी आप विजिट करोगे तब भी ये होना ही चाहिए। अभी बिल्डर को भी विजिट करोगे तो जैसे हम हाउसिंग लोन में बोलते हैं कि बिल्डर को विजिट करोगे तो हम बिल्डर के ऑफिस को भी विजिट करेंगे, देन उसके साइट को भी विजिट करेंगे, बोरोवर के रेसिडेंस को विजिट करेंगे। जैसे हमने पहले रेसिडेंस में बोला था, रेसिडेंस में विजिट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेसिडेंस में हम विजिट करते हैं बोरोवर के, तो फिर उसमें घर के लोगों को भी पता चलता है कि ये हमारा बंदा लोन निकल रहा है, तो उसमें फिर थोड़ा चौकन्ने, घर के लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं, और एक तरह से इनडायरेक्टली हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि वी आर सैंक्शनिंग अ लोन टू योर फैमिली मेंबर। तो ऐसे ये है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बोरोवर में, ये सारे आते हैं कि आप उसके साथ विजिट में जाओ, उसके साथ बातें करो, पुराना क्या है क्या नहीं, बातों बातों में भी बहुत सारे हमें पता चलता है ऐसा। देन नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी एंटिटीज। थर्ड पार्टी एंटिटीज मींस एडवोकेट सर्च रिपोर्ट लेते हैं या वैल्यूअर के पास से वैल्यूएशन लेते हैं, देन सीएज रहते हैं या डीएसएज रहते हैं, दीज आर ऑल थर्ड पार्टी एंटिटीज। तो थर्ड पार्टी एंटिटीज का जब हम लेते हैं उसके पास से, तो हमें इसका फायदा यह है कि उनके पास से हमने सर्च रिपोर्ट लिया है, तो हम तो वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट, लेकिन हमने वो सर्च रिपोर्ट पढ़ के उन्होंने जो कुछ डायरेक्शन दिया है वो सारे फुलफिल करना चाहिए। हम बैंक के सेफ्टी के लिए जरूरी यह है कि सर्च रिपोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स एडवोकेट ने लेने के लिए बोले हैं वो आप सब लेने चाहिए। देन वैल्यूअर ने जब उसमें बुलाए तो उसमें वैल्यूअर के लिए दो वैल्यूएशन लेना जरूरी है, वो 2 वैल्यूएशन लेने चाहिए।
देन जो डीएसएस है, तो डीएसएस के थ्रू ये हमने थोड़ा चेक करना चाहिए कि ये जो डीएसए है वो रिपीटेड है क्या, उसके जो प्रपोजल आते हैं वो उसमें ज्यादा एनपीए तो नहीं होते हैं। ये भी चीजें हमने ध्यान में रखनी चाहिए डीएसए को प्रपोजल देते हुए भी, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ कुछ बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एडवोकेट या वैल्यूअर डिपैनल हुए थे, तो डिपैनल का लिस्ट भी हमने सर्च करना चाहिए बिफोर अलॉटिंग वर्क टू द वैल्यूअर और एडवोकेट्स एनी थर्ड पार्टी एंटिटी। ठीक है। Then to verify the willful default list above 24 for all the loans above 25 lakh, ये जरूरी है कि willful default का लिस्ट हमने वेरीफाई करना चाहिए जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल रहता है यूएलसी में। देन सिबिल डिफॉल्ट का लिस्ट भी अवेलेबल रहता है 1 करोड़। वो सिबिल के लिए तो हम सिबिल का पूरा रिपोर्ट लेते हैं, उसके थ्रू ड्यू डिलिजेंस करते हैं। उसमें बहुत हर एक अकाउंट आपने देखना चाहिए, जितने जीरो बैलेंस वाले अकाउंट छोड़ दो, लेकिन जो अकाउंट जिसमें आपको दिखता है कि थोड़ा बहुत ओवरड्यू है, तो आप उसमें पूरा मिलता है पास्ट हिस्ट्री, तो वो देख के ही हमें करना है कि। और दूसरी बात है सिबिल में एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका इंक्वायरी देखो आप। सिविल रिपोर्ट में उसकी इंक्वायरी देखना जरूरी है कि कितनी जितनी ज्यादा इंक्वायरी है ना, इसका मतलब वो ज्यादा बैंक के पास जा रहा है। सिर्फ हम ऊपर का पार्ट देखने से नहीं है, इंक्वायरी हमें लगता है कि इंक्वायरी में क्या है, लेकिन इंक्वायरी में नंबर ऑफ इंक्वायरीज अगर वो ज्यादा कर रहा है तो ही इज गोइंग अगेन एंड अगेन फॉर वेरियस बैंक्स फॉर टेकिंग वेरियस फैसिलिटीज। बोलिए Means राहुल जी। means you what you meant to say is that if he has number of inquiries is if the number of inquiries is more, then it means that he is having more hunger for credit. यस यस, मोर हंगर फॉर क्रेडिट, जहां से मिलेगा वहां से बोलेगा, Hmm. ये इसका मतलब हो गया। और देखो आप जितना जहां इंक्वायरी ज्यादा है ना, ऑटोमेटिकली उसका सिविल स्कोर भी कम होता कम है। हो जाता है। हाँ, कम हो जाता है जितना वो इंक्वायरी करेगा उतना। So more than increase in number of inquiries results into in one way decrease into CIBIL score. हाँ यस, तो हम वो देख के वो इंक्वायरी देख के भी हम उसको पूछ सकते हैं कि आप डायरेक्टली यू कैन आस्क हिम कि अरे आप इतने इतने जगह गए हो, व्हाट इज द रीजन आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, ऐसा। तो और कहाँ से लोन लिया है, हम पूछ सकते हैं ना उसको। देन सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री, ये 1 लाख एंड अबव के लिए ऑल इसमें आ जाते हैं सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री में। दैट शुड बी चेक फॉर इनवेरिएबली फॉर ऑल अकाउंट्स कि इसमें नाम है क्या नहीं है, ऐसा। देन पासपोर्ट कॉपी लेना जरूरी है कि पर्टिकुलरली इट इज इन रिलेशन टू बिग एडवांसेस, क्योंकि जब पासपोर्ट का कंपलसरी हो गया तो इट स्टार्टेड विथ 50 करोड़ एंड अबव एडवांसेस, सब में बैंक ने करके लिया कि ऑल विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अकाउंट्स अबव 50 करोड़ पासपोर्ट का कॉपी रिकॉर्ड पे ले लो। लेकिन धीरे धीरे अभी का जो पॉलिसी है हमारा लैंडिंग पॉलिसी, उसमें क्लियर कट है कि फॉर ऑल अकाउंट्स पासपोर्ट कॉपी शुड बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। अगर पासपोर्ट कॉपी नहीं है मींस उसके पास पासपोर्ट नहीं है, वी शुड टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम द बोरोवर दैट आई डोंट हैव एनी पासपोर्ट। ठीक है, दैट अंडरटेकिंग आल्सो शुड बी टेकन। देन नेक्स्ट इज आरओसी ट्रक ऑफ कंपनी। हाँ यस यस। I have to ask one thing. There is also one more clause known as UCC, unconditional cancelability clause. So can you हाँ please explain the concept behind that UCC, when to take and when not हाँ to? यस यस, अनकंडीशनल कैंसिलिटी क्लॉज, इसका मतलब ये है कि यूसीसी में क्या है कि हम समझो किसी को हमने 100 करोड़ का कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन किया है, तो 100 करोड़ के सैंक्शन में उसका एक साल में मैक्सिमम बैलेंस जा रहा है 40 करोड़ ही। तो हम ये इसलिए लेते हैं कि एक बार उसने दिया अनकंडीशनल, ये क्लॉज क्या बोलता है कि हम किसी भी बैंक इज एट लिबर्टी टू कैंसिल द क्रेडिट लिमिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। समझो वो बिल्कुल यूज नहीं करता है तो बैंक कैन कैंसिल दैट फैसिलिटी। अगर वो 40 करोड़ तक यूज करता है तो रिमेनिंग 60 करोड़ वी कैन ब्रिंग डाउन हिज लिमिट फ्रॉम 100 करोड़ टू 40 करोड़। इसका फायदा ये है कि इसका मेन इम्पैक्ट किस पे होता है, तो कैपिटल एडिक्वेसी पे ले, क्योंकि हमें समझो 100 करोड़ का हमने लिमिट रखा है मार्च को एंड उसका यूटिलाइजेशन अगर 40 करोड़ ही है तो फिर भी वो 100 करोड़ माना जाएगा और उसके ऊपर हमें कैपिटल एडिक्वेसी देना पड़ेगा। तो अगर हम 40 करोड़ करते हैं और 40 करोड़ के अगेंस्ट उसका 40 करोड़ या 38 करोड़ यूटिलाइजेशन है, तो फिर हमें ऊपर के 2 करोड़ पे ही कैपिटल एडिक्वेसी का ये करना पड़ेगा, या फिर 40 करोड़ पे ही कैपिटल एडिक्वेसी एप्लीकेबल होगा। जो अननेसेसरी 60 करोड़ पे होना चाहिए ना, वो दैट कैन बी रिड्यूस्ड, so that our capital adequacy ratio can increase by that way.
तो इसलिए ये यूसीसी क्लॉज का ये रैशनल है उसके बीच में। हमें बीच में लोगों सबको याद होगा कि बैंक में बोला जाता था कि मार्च एंड में आप जितना समझो बड़े बड़े लिमिट्स है उसमें अगर यूटिलाइजेशन कम है, कम करते हैं तो आप लिमिट कम करो। लेकिन ये लिमिट कम करने के लिए वी गेट द ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द बोरोवर, ऑथराइजेशन फ्रॉम द बोरोवर थ्रू दिस बाय ऑब्टेनिंग दिस यूसीसी। आई थिंक नाउ दैट यूसीसी इज इंक्लूडेड इन आवर डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ, मींस हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसी में इंक्लूड किया गया है एज फार एज माय नॉलेज। ठीक है। देन आरओसी स्ट्रक ऑफ कंपनीज। आरओसी स्ट्रक ऑफ कंपनीज मींस कैसा है कि बहुत सारे कंपनीज, जो कंपनीज रजिस्टर तो होते हैं लेकिन समझो 5 साल जो कुछ आरओसी का रूल रहेगा कि 5 साल में उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है या उन्होंने बैलेंस शीट सबमिट नहीं की है या फिर कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पाए गए हैं, वैसे कंपनीज के लिए स्ट्रक ऑफ के लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, मींस दोज आर नॉट नाउ आरओसी रजिस्टर्ड। तो ये लिस्ट हमें मिलता है उसका, वो लिस्ट देख के, वो भी हमारे यहाँ यूएलसी में अपलोड किया हुआ है, तो वो देख के कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम फाइनेंस कर रहे हैं तो हम वी शुड चेक वेदर दैट कंपनी इज इन द स्टॉक ऑफ लिस्ट और नॉट। एक एक्सरसाइज बैंक में हुआ था पहले की, जो जितने करंट अकाउंट थे उसमें भी हमने करंट अकाउंट बहुत सारे जो स्टॉक ऑफ है वो बंद करवा के लिए, क्योंकि उसमें फ्रॉड भी हो सकता है इसलिए। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इन दिस इज वन पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। देन जो अभी हम इनकम टैक्स रिटर्न्स लेते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमें इंफॉर्मेशन लगता है बोरोवर्स का, तो इसके लिए एक है कि ऑथराइजेशन टू एक्सेस आईटी एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये हम एक ऑथराइजेशन का फॉर्मेट दिया है बैंक ने, वो हम लेटर फॉर्मेट में उनके पास से लेंगे कि योर बैंक इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके थ्रू हम फिर आईटी का हमें उसका जो सर्च करना है वो हम सर्च कर सकते हैं, और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी। तो एक बार ये लेटर लिया तो ही कैन नॉट चार्ज एनी, वो कॉन्फिडेंशियल का कुछ रहता नहीं है ऐसा, कोई हमारे बैंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा कि मींस अनऑथराइज्ड एक्सेस हमने उसके इंफॉर्मेशन को लिया। देन पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो जैसे अभी पार्टनरशिप फर्म में हम फाइनेंस करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, इसलिए पार्टनरशिप फर्म में समझो हमने गारंटी नहीं भी लिया तो पार्टनर्स आर लायबल टू व्हाटएवर फाइनेंस वी हैव मेड, क्योंकि दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बेनिफिशियरी तो डायरेक्टर रहते हैं, लेकिन जब तक हम उनको गारंटर करके नहीं लेते दे आर नॉट मेड लायबल, मींस बाद में समझो अकाउंट एनपी होता है तो इवन हम उनके खिलाफ फाइल भी नहीं कर सकते एंड रिकवरी एक्शन उनके ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए ये डायरेक्टर्स को हमने गारंटर लेना जरूरी है। अभी आप देखो कि जैसे सीजीटी एमएससी में भी थर्ड पार्टी गारंटी बोलते हैं, तो थर्ड पार्टी गारंटी में ये पार्टनर्स की गारंटी या डायरेक्टर्स की गारंटी थर्ड पार्टी गारंटी में नहीं आती है, ये छोड़ के कोई गारंटी लेते हुए दैट इज थर्ड पार्टी गारंटी। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि सीजीटीए में से कवर है, तो फिर अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सीजीटीए में से कवर दिया है तो हमने डायरेक्टर्स का गारंटी नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर्स का गारंटी तब भी लेना है, क्योंकि डायरेक्टर गारंटी लिया तो भी हम उसको सीजीटीए में से कवर दे सकते हैं। इट इज नॉट अ थर्ड पार्टी गारंटी बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, क्योंकि क्लोज ये है, दे आर द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ना, इसलिए गारंटी लिया तो भी सीजीटी में से कवर मिलता है। देन नेक्स्ट इज सर्च रिपोर्ट के बारे में क्या है। सर्च रिपोर्ट नॉर्मली हम बोलते हैं कि 30 साल का लेना है, तो 30 इयर्स का सर्च रिपोर्ट हम लेते हैं नॉर्मली, लेकिन अभी एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस दैट 13 इयर्स सर्च इज आल्सो अलाउड, पर्टिकुलरली फॉर हाउसिंग लोन्स 13 इयर्स सर्च चलेगा, ऐसा इस तरह का नया सर्कुलर है, गाइडलाइंस है। करेक्ट है ना राहुल जी? हाँ, बट दैट इज Yes. रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन अमाउंट। अच्छा, हाँ, टू वन अप टू 1 crore है ना, आई थिंक। अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। that we will check it, but I also think it is restricted to 1 crore। 1 करोड़ तक है जैसा मुझे याद है वो, ठीक है। एंड देन हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि वैल्यूएशन अबव 1 crore इट शुड बी बाय 2 वैल्यूअर्स ऑन पैनल, 2 पैनल वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाना है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कोलैटरल, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ कोलैटरल, उसके उस कोलैटरल परसेंटेज के लिए जो वैल्यू लेंगे दैट विल बी आरवी, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, और 2 वैल्यूएशन में से जो कम होगा वो लेंगे। दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग फॉर 2 वैल्यूएशंस। और उसमें भी हमने अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया
तो देन वी शुड गो इनटू डिस्क्रीट इंक्वायरी। अगर दो वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया तो देन वी शुड गो टू डिस्क्रीट इंक्वायरी बिफोर सैंक्शनिंग द क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, these are all the important due diligence points with respect to before sanctioning। ठीक है, then there are some points after, immediately after sanctioning हमें करना पड़ता है। तो immediately after sanctioning में क्या आता है, उसमें है फर्स्ट है कि पोस्ट सैंक्शन विजिट। फॉर व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्ट सैंक्शन विजिट? तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस, दैट इज द मेन पर्पस। हम क्या बोलते हैं उसमें, एंड यूज वेरिफिकेशन के इंस्पेक्शन में कमेंट रहती है एंड यूज नॉट वेरीफाइड। तो एंड यूज नॉट वेरीफाइड मींस क्या है, हमने फाइनेंस दिया है फ्लैट परचेस के लिए या मशीनरी के लिए, तो वेदर मशीनरी आया है कि नहीं। इमीडिएट उसके साथ ही आता है कि अगर एसेट क्रिएट हुआ है तो इमीडिएटली उसका इंश्योरेंस करना चाहिए। ये इंश्योरेंस और ये एसेट क्रिएशन है ना, ये सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं या सबसे ज्यादा नहीं होता है ड्यू डिलिजेंस, ये है व्हीकल लोन्स में। क्योंकि व्हीकल लोन्स में नॉर्मली डीलर के थ्रू, डीलर का जो डीलर के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसके थ्रू इंश्योरेंस होता है, इसलिए वो इंश्योरेंस का कॉपी भी हमारे पास नहीं आता है। आरसीटीसी बुक जनरली फॉलोअप करने के बाद ही आता है, विदाउट फॉलोअप वो आता नहीं है। और इसलिए वो ये व्हीकल लोन में ज्यादा जरूरी है कि उसका गाड़ी का फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द बोरोवर, आरसीटीसी बुक एंड इंश्योरेंस, ये रिकॉर्ड पे लेना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली इंश्योरेंस हर साल उसको फॉलोअप करके लेना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज acceptance of terms and conditions on sanction letter. Hello. Sir, what there is one doubt of mine. Suppose borrower, even after following up, is not responding. His account is regular only, but he's not responding for insurance. So in that case, we can straight away debit his term loan account and we can do the insurance. No? देखो ये तो जो है ना, इंश्योरेंस का तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में हमारा जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में लिखा गया है कि जो इंश्योरेंस का अमाउंट है इट विल बी डेबिटेड एट बोरोवर्स कॉस्ट, इंश्योरेंस विल बी डन एट बोरोवर्स कॉस्ट, ऐसा स्पेसिफिक वर्डिंग रहता है। जो नीचे के सारे बहुत सारे 50-60 कंडीशंस रहते हैं ना, उसमें ये सारे है कि एक्सेस टू द बोरोवर्स प्रीमाइसेस, ये भी रहता है। मुझे विजिट के लिए हम कभी भी जा सकते हैं, फ्री, देयर विल बी फ्री एक्सेस टू द बोरोवर्स बिजनेस प्लेस, ऐसा एक ये रहता है। तो वैसे ही वी कैन डेबिट बोरोवर्स अकाउंट एंड डू द इंश्योरेंस। ठीक है, देन एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सैंक्शन, ये बहुत बार रह जाता है कि हम बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन इट शुड बी अ प्रैक्टिस की जो सैंक्शन लेटर का एक कॉपी इट शुड बी केप्ट अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ, और उस पे फिर एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस करके सारों का मींस ऑल द बोरोवर्स एंड ऑल द गारंटर्स, उनका सिग्नेचर लेना जरूरी है। देन वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ अकाउंट्स अबव 50 लाख एंड अबव, तो वेटिंग में ये फायदा हो जाता है इमीडिएटली, जितना इमीडिएटली वेटिंग करके ले लो ये फायदा हो जाता है कि उसमें कुछ लैक्यूनास है, मींस कुछ डॉक्यूमेंट फिलअप नहीं किए हैं, वो इमीडिएटली भरवा के लेंगे एडवोकेट, और फिर कोई मेजर मिस्टेक हो गया, मॉर्गेज क्रिएट कर देता है, स्टैम्प ड्यूटी कम हो गया, तो इट कैन बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड। तो इसलिए ये जरूरी है। आजकल प्री डिसबर्समेंट पोर्टल में विदाउट वेटिंग ऑथराइजेशन करते नहीं है, ये जो नया सिस्टम आया है उसमें, तो ये भी है। देन सरसाई का भी आपने जब तक फीस डेबिट नहीं डालते तब तक प्री डिसबर्समेंट में ऑथराइज नहीं होता है। लेकिन अभी ये हुआ है कि सरसाई की फीस डालते हैं लेकिन सरसाई बाद में नहीं होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। सरसाई फीस डाला है, ये फीस डालने के बाद खत्म नहीं होता है ना काम, तो सरसाई इमीडिएटली करवा के लेना जरूरी है। देन नोटिस ऑफ इंटीमेशन, अभी सरसाई में भी एक बात है कि फॉर व्हीकल लोन सरसाई इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उसमें चार्ज जाता है, वाहन का वो वाहन के पे चार्ज जाता है, तो ये भी। हाँ बोलिए। मैं क्या बोल रहा था, सरसाई करने के बाद सरसाई आईडी शुड बी अपडेटेड इन सीबीएस सिस्टम। यस यस यस, जब तक नहीं ऐसे होता है तब तक किसी को पता नहीं चलता है ना। सरसाई आईडी शुड बी अपडेटेड इन सीबीएस। देन जो मैं बोल रहा था कि एग्रीकल्चर एडवांसेस के लिए 712 एक्सट्रैक्ट पे चार्ज जाता है, तो वहां उसमें आपको सरसाई करने की जरूरत नहीं है। एंड देन नेक्स्ट इज मींस हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप रहता है, उसका हाइपोथिकेशन का सरसाई आपको करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज व्हीकल के बारे में भी आपको, व्हीकल लोन में वाहन पे चार्ज जाता है, तो व्हीकल के लिए सरसाई का कंडीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन रजिस्टर मॉर्गेज, इक्विटी मॉर्गेज दोनों में सरसाई करना है। देन नोटिस ऑफ इंटीमेशन विद इन 30 डेज वो होना चाहिए, क्योंकि नोटिस ऑफ इंटीमेशन ये है कि अगर 30 दिन में नहीं हुआ ना तो बाद में यू कैन नॉट फाइल, ये है। उसमें कोई भी प्रोविजन ऐसा दिखा नहीं मुझे कि
उसके बाद हम कर सकते हैं। इसलिए ये है कि नोटिस ऑफ इंटीमेशन टाइमली होना जरूरी है। देन सीसी रिन्यूअल, इसमें क्या है, सीसी रिन्यूअल ये एक निग्लेक्टेड सेक्टर है। सीसी रिन्यूअल बहुत सालों से हमारे पास सीसी है, अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सीसी में विजिट ही नहीं रहता है। तो एटलीस्ट देयर शुड बी वन विजिट इन ईयर, एटलीस्ट ड्यूरिंग द रिन्यूअल देयर शुड बी वन विजिट। उसमें फिर उसमें आपका विजिट होना चाहिए। उसके बाद वैल्यूएशन अगर 3 साल पुराना है तो वो रिन्यू होना चाहिए, नया वैल्यूएशन लेना चाहिए। सर्च रिपोर्ट भी अगर 7-8 साल पुराना है तो फ्रेश, क्योंकि हमें मालूम नहीं ना कि हमने देखा ही नहीं और बोरोवर ने आउट एंड आउट बेच भी दिया। डॉक्यूमेंट हमारे पास है, लेकिन आजकल क्या है, फ्रॉडुलेंट लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के भी दे सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है ये कि सर्च रिपोर्ट बीच बीच में लेके रहना चाहिए। और आजकल और एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें है ड्यू डिलिजेंस में, कि दिस कम्स बिफोर सैंक्शनिंग, कि जब आपके पास कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं तो एज पर एचओ गाइडलाइंस वी शुड टेक द सर्टिफाइड कॉपीज from our panel advocate, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से निकालेगा, and that should be certified by panel advocate that these documents have been taken from ये रजिस्ट्रार ऑफिस, एंड ये सर्टिफिकेट लेके वो हमारे रिकॉर्ड पे लेना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि यही पाया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में फ्रॉड्स बहुत होते हैं, इसीलिए ये बैंक ने कंपल्सरी किया है। देन बिल्स, रिसीट्स, इनवॉइसेस ये आते नहीं है रिकॉर्ड पे। जो परचेस ऑफ मशीनरी के लिए प्रूफ हम बोलते हैं ना कि हमने विजिट किया, समझो हमने विजिट किया, हमने देखा कि ये है, लेकिन हमने विजिट रिपोर्ट भी नहीं लिया, लिखा नहीं है, और इनवॉइसेस भी नहीं है रिकॉर्ड पे। तो इनवॉइसेस, टेकिंग ऑफ इनवॉइसेस इज आल्सो प्रूफ फॉर दैट द बोरोवर हैज परचेस्ड द मशीन, ऐसा। तो इसलिए ये जरूरी है। देन ये जो मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल जो है वो ऑनलाइन चेकिंग हम वाहन.nic के थ्रू कर सकते हैं, या हमारा है, क्योंकि हम, आपने जैसे पूछा कि बोरोवर का कांटेक्ट नहीं हुआ, तो वी कैन नॉर्मली होता है। हमने एक बार लेटर दिया डीलर के साथ, आरटीओ में लेटर गया तो हमारा चार्ज चढ़ता है, लेकिन ये बोरोवर की भी लीदारजी रहती है कि बोरोवर खुद आके नहीं देता है, 100 में से एक आधा बोरोवर खुद आके देगा, और हमारे तरफ से भी मे बी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट और मे बी एनी रीजंस हम फॉलो अप करके भी वो बोरोवर देता नहीं है। तो ये दिस इज अ सिंपल वे कि वो आप वो नंबर डालते हैं उसमें, तो नंबर पे आपको आ जाता है उसका एप्लीकेशन एरर, और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। सो राहुल जी, दिस वाज ऑल अबाउट ड्यू डिलिजेंस। उसमें भी कुछ डाउट्स अगर किसी को है, उसमें कुछ पॉइंट्स मिस हो गए या कोई पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए फर्दर, तो व्यूअर्स कैन आस्क फॉर दैट। ओके राहुल जी। Yes, thank you so much, sir, for giving your insight into this particular subject. Sir, would this be the end of due diligence, or we would be covering the second part also? No, we will try to cover particularly with respect to deposit section. Second part will be with respect to deposit section and some doubt clearing session we can take. For this. क्योंकि मुझे लगता है ड्यू डिलिजेंस में और बहुत सारे लोगों के डाउट्स हो सकते हैं, तो इसलिए we can take one doubt clearing session and also one session on deposits part. ठीक है? Okay, okay. So thank you for giving your insight. I hope this video was useful to our viewers. In case of any doubt, please either you can call me, you can call sir, or you can post your doubts on the comment box in our YouTube channel. We would be coming out with another video shortly. Till then, take care of yourself, your family members, your near and dear ones. Thank you for watching the video. Thank you, sir. Thank you. Yes, thank you, Rahul ji.